जय हिंद बच्चों। मैग्नेटिज्म की इस नए सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में हम वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कर चुके हैं। अब उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 100 फेरो की 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार कुंडली में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कुंडली के अक्ष पर केंद्र से 0.06 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए तथा क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इसमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। दिया है फेरों की संख्या कैपिटल एन बराबर 100 दिया है। अच्छा, इसका व्यास 16 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि हम इसकी त्रिज्या निकालें तो इसकी त्रिज्या होगी, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास इसका 8 सेंटीमीटर होगा। और यदि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.08 मीटर। ये क्या है? ये वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है। धारा दिया है 5 एम्पीयर। कितनी दूरी पे निकालना है? तो x दूरी पे निकालना है। मान लेते हैं x और r कितना है, 0.06 मीटर। तो ये दूरी जो है 0.06 मीटर है। I 5 एम्पीयर है, r का मान 0.08 मीटर है, n का मान 100 है। अच्छा, वैसे जो रेडियस दिया है, जो व्यास, इसमें रेडियस नहीं दिया गया, व्यास दिया गया है। व्यास है 16 सेंटीमीटर। यदि हम इसे त्रिज्या में कन्वर्ट करें और व्यास को मीटर में चेंज करें तो 0.08 मीटर होगा। अच्छा, ये एक वृत्ताकार कुंडली है, ये एक वृत्ताकार कुंडली है, ये इसका केंद्र है। हमें यहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हम मान लेते हैं इसकी दूरी कितना है, x, और इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R। अच्छा, इसका हम डेरिवेशन कर चुके हैं। सूत्र होता है V इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। और यदि फेरों की संख्या n हो तो n से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो n म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और हम जितने भी वैल्यू दिए गए हैं सबको इसमें रखेंगे। इसमें सारा वैल्यू दिया गया है, n का मान दिया गया है, r का मान दिया गया है, x का मान दिया गया है। सिर्फ रखकर मान निकालना है बस। अब हम क्वेश्चन को मिटाते हैं। तो b बराबर n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यदि हम सबका मान रखें, n बराबर 100 है, म्यू 0 का मान 4 पाई गुणे 10 की घात -7, 4 पाई गुणे 10 घात -7, आई का मान है 5, आर का मान है आर, जो इसकी त्रिज्या है इसे हम स्मॉल आर से माने हैं, इसे कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। कैपिटल आर इक्वल टू दिया है 0.08 का होल स्क्वायर अपान 2, 0.08 का होल स्क्वायर प्लस एक्स कितना दिया गया है, 0.06 का होल स्क्वायर, और पावर है इसका 3/2। अब हम इतना कैलकुलेशन कर लें, यही चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। b बराबर
100 गुणे 4 पाई गुणे 10 की घात -7, 5 गुणे, इसी में लिख सकते हैं 0.08 गुणे 0.08 बटे 2। और ये हम इसे सॉल्व करें, ये होगा 0.0064 प्लस ये होगा 0.0036 और पावर 3/2। तो b इक्वल टू, अच्छा यदि हम 100 का 0.08 में गुणा करेंगे तो सिर्फ 8 आएगा। 8 गुणे 4 पाई गुणे 10 की घात -7 गुणे 5 गुणे 0.08 बटे 2। इसका मान होगा 0.0064 और 0.0036 को यदि हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 0.01, पावर क्या होगा 3/2। तो b इक्वल टू, इसे गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 गुणे 4 पाई गुणे 10 की घात -7 गुणे 0.08 बटे 2। अच्छा इसे हम लिख सकते हैं 0.01 को 1/100, पावर कितना है 3/2। तो b इक्वल टू, यदि हम 100 से ऊपर नीचे गुणा करें ये 8 हो जाएगा। 40 गुणे 8 गुणे 4 पाई गुणे 10 की घात -7 बटे 2 गुणे 100 गुणे, अच्छा हम 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 और पावर होगा 3/2। तो b इक्वल टू, यदि इसे भाग दें तो 2 चौका 8 और इसे गुणा करें तो 4 चौक 16, 160 गुणे 4 पाई गुणे 10 की घात -7 बटे 100 गुणे, अच्छा ये गुणा ये इसका पावर 3/2 है। यदि हम ब्रैकेट को हटाएंगे 2 से 2 इसमें गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा और 10 टू पावर कितना होगा -3। 10 टू पावर कितना होगा -3। तो b इक्वल टू, एक 0 से एक 0 ये कट गया, 16 गुणे 4 पाई गुणे 10 की घात -7 बटे 10 गुणे 10 टू पावर -3। इसका गुणा करेंगे 16 चौका 64, 64 पाई गुणे 10 की घात -7 बटे, ये 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर -3 है, माइनस होगा 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 64 पाई गुणे 10 की घात -7 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, -7 गुणे 10 टू पावर 2। तो b इक्वल टू 64 पाई गुणे 10 टू पावर -5, b इक्वल टू 64 पाई गुणे 10 की घात -5, यही इतना आंसर हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है टेस्ला। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है और ये इसकी दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ये है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्षेत्र के अनुदिश होगी। अच्छा अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इसी फार्मूले से संबंधित।
ये एक नया क्वेश्चन है। दो समाक्ष वृत्ताकार लूप, समाक्ष मतलब आमने सामने रखा है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर, चित्रानुसार लूप L2 से धारा का परिमाण व दिशा क्या होगा जबकि बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। अच्छा, ये चित्र दिया गया है क्वेश्चन में। इसमें हमें लूप L2 है, इसमें धारा का मान पूछा गया है। इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। केंद्र से इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है और केंद्र से इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसमें धारा का मान 1 एम्पियर है और इसमें धारा का मान पूछा गया है। अच्छा, हमें कुंडली के कारण, यदि कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का मान पता है। सूत्र क्या होता है? बी अक्ष इक्वल टू एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है अक्ष के लिए सूत्र। अब हम पहले कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरी कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। और इसमें क्वेश्चन में बोला है कि बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य है और इसकी सहायता से हम कुंडली 2 में धारा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले कुंडली के लिए। पहले कुंडली के लिए और पहला कुंडली क्या है? L1। इसमें देखें फेरों की संख्या है N1 बराबर 1 है। इसकी जो त्रिज्या है R1 बराबर 3 सेंटीमीटर है। यदि इसे मीटर में बदलें 3 × 10⁻² मीटर होगा। इसकी जो दूरी है x बराबर 4 सेंटीमीटर है। यदि हम मीटर में बदलें तो 4 × 10⁻² मीटर होगा। तो हम इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लें। तो कुंडली L1 के लिए चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि फेरों की संख्या n हो तो n से गुणा होगा। और पहली कुंडली के लिए जो फेरों की संख्या है वो क्या है? n1। हम क्वेश्चन को मिटाते हो। तो B1 इक्वल टू अच्छा, ये पहले कुंडली के लिए है इसलिए B1 बराबर, इसे n1 लिख लेते हैं, इसे म्यू नॉट, इसे I1, इसे R1 और ये 2 ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। और पावर क्या होता है? 3/2। इसका पावर होगा 3/2। अब हम सारी वैल्यू को इसमें रखकर B1 का मान निकालते हैं। B1 इक्वल टू n1 का मान है 1, म्यू 0 का मान 4π × 10⁻⁷। I1 का मान कितना दिया है? I1 का मान है, I1 हम लिखे नहीं है, I1 लिख लेते हैं। I1 का मान 1 एम्पियर है। I1 का मान 1 एम्पियर है। R1 का मान दिया है 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर बटे 2। R1 का मान कितना है? 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस x1 का मान कितना है? ये पहले कुंडली के लिए है तो x1 हो जाएगा 4 × 10⁻² होल स्क्वायर और सबका पावर कितना है? 3/2। तो B1 इक्वल टू 1 × 1 का 4π में गुणा होगा तो 4π होगा, गुणे 10⁻⁷ गुणे 9 × 10⁻⁴ बटे ये होगा 2। इसका यदि वर्ग करेंगे 9 × 10⁻⁴
और प्लस 16 गुणे 10 की घात -4 और इसका पावर है 3/2। पावर कितना है? 3/2। तो b1 इक्वल टू 4 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 36 गुणे पाई गुणे 10 की घात -7 -4 -11 होगा 2। इसको यदि ऐड करेंगे तो 16 9 25, 25 गुणे 10 टू पावर कितना होगा? -4। 25 गुणे 10 टू पावर -4, पावर कितना है? 3/2। अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर और पावर कितना है? 3/2। तो b1 इक्वल टू 36 पाई गुणे 10 की घात -11, ये -11 है, बटे 2। अच्छा, यदि इसका इसमें गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर कितना आएगा? 3। 5 गुणे 10 की घात -2, पावर कितना होगा? 3। और इसे हम लिख सकते हैं 36 पाई गुणे 10 की घात -11 बटे 2 गुणे, इसका हम यदि क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125 होगा और इसका होगा गुणे 10 टू पावर -6। 2 से काटेंगे तो ये आ गया 18 और ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो b1 इक्वल टू ये होगा 18 पाई गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा -11 और गुणे 10 टू पावर 6 बटे 125 गुणे 10 टू पावर -6। -6 तो ऊपर चला गया है, 125 होगा। तो b1 इक्वल टू 18 पाई गुणे 10 की घात -11 प्लस 6 -5 अपान 125, ये हो गया b1 का मान। अब इसी प्रकार हम दूसरे कुंडली के लिए b2 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान हम यहां लिख लेते हैं। b1 का मान आया है 18 पाई गुणे 10 की घात -5 बटे 125 और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? टेस्ला। ये b1 का मान है। अब हम दूसरी कुंडली के लिए लिख लेते हैं। दूसरी कुंडली के लिए, अच्छा, दूसरी कुंडली की जो त्रिज्या है वो R2 इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर। x2 का जो मान है वो है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर। करंट हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क, और इसके लिए जो N2 है वो है 1। सूत्र क्या होता है? दूसरी कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र ये होगा V2 इक्वल टू N2 म्यू नॉट I2 गुणे R² बटे 2 R² प्लस R2² प्लस X2² पावर 3/2। अब दिए गए सभी वैल्यू को इसमें रखकर हम B2 का मान निकालते हैं। B2 इक्वल टू N2 का मान 1 है
म्यू जीरो का मान 4 पाई गुणे 10 की घात -7। R2 कितना है, R2 उसकी त्रिज्या वो 4 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर R2 स्क्वायर 4 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x2 कितना है 3 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। अच्छा इसमें I2 छूट रहा है, I2 का मान हमें निकालना है गुणे I2 स्क्वायर, अरे सॉरी I2 स्क्वायर नहीं है, I2 है गुणे I2। पावर क्या है 3/2। तो B2 इक्वल टू ये 4 पाई गुणे 10 की घात -7, इसे वर्क करेंगे 4 चौक 16 गुणे 10 की घात -4 गुणे I2 स्क्वायर गुणे I2 बटे 2। अच्छा इसको हम इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसका मान आएगा पूरा सॉल्व करने पर 125 गुणे 10 टू पावर -6। इसके पहले वाले में हम सॉल्व किए हैं जब हम B1 का मान निकाल रहे थे। तो B2 इक्वल टू इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, बस ये हो गया 16 दूनी 32 पाई गुणे 10 की घात -7 -4 -11 होगा और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -11 गुणे 10 की घात +6 अपान कितना होगा 125 और इनटू क्या होगा I2। तो B2 इक्वल टू ये इसमें माइनस होगा 10 टू पावर -5 होगा तो 32 पाई गुणे 10 टू पावर -5 I2 इक्वल टू 125। ये हो गया V2 का मान। हमें B1 का मान पता चल गया, B2 का मान पता चल गया, अब हमें I2 का मान निकालना है। अच्छा क्वेश्चन में खुद बोला था कि परिणामी O पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, मतलब यदि इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा। दोनों लूप की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, तभी क्या होगा, तभी इनका परिणामी शून्य होगा। अर्थात केंद्र O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र O पर केंद्र O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र V नेट इक्वल टू B1 माइनस B2। ये B1 B2 मान है, ये चुंबकीय क्षेत्र V2 है और ये चुंबकीय क्षेत्र V1 है। अच्छा केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 क्वेश्चन में बोला है, ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू B1 माइनस B2, 0 इक्वल टू B1 माइनस B2। तो 0 इक्वल टू B1 माइनस B2, तो B1 बराबर क्या होगा, B1 बराबर क्या होगा V2। B1 का मान कितना है 18 पाई गुणे 10 की घात -5 बटे 125 बराबर B2 का मान कितना है 32 पाई गुणे 10 की घात -5 बटे ये कितना है 125 और हमें I2 का मान निकालना है तो I2 इतना है। B2 का मान कितना है, B2 का मान ये B2 है, B2 का मान है 32 पाई गुणे 10 टू पावर -5 इंटू I2 मान 125 या 125। अब इसमें जो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, पाई से पाई कट रहा है, 125 से 125 कट रहा है। यदि हम इसे 2 से काटें, 2 9 18 और 16 दूनी 32, 10 टू पावर -5 से 10 टू पावर -5 कटेगा तो I2 इक्वल टू आएगा 9/16 एम्पियर। यही होगा धारा I2 का मान। कुंडली, अच्छा चित्र में ये कुंडली L1 थी और ये कुंडली L2 था, जिसमें धारा का मान कुंडली L2 में 9/16 एम्पियर है और इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये जो लूप है इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज में हो रहा है और इस लूप की वजह से जो करंट का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है। तो
इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो V1 इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B2 इस डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से कुंडली L2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B2 इस डायरेक्शन में होगा, और कुंडली L1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। B1 और B2 डायरेक्शन अलग है। और यदि करंट का डायरेक्शन देखा जाए तो इसमें जो करंट है इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में है। इसका जो दिशा होगा वो होगा दक्षिणावर्त। तो कुंडली L2 में धारक दिशा क्या होगा? दक्षिणावर्त, जबकि कुंडली L1 में जो धारक दिशा होगा वो वामावर्त होगा। अब हम पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ उसी प्रकार से है जैसे वैद्युत स्थितिकी में गॉस का नियम था। गॉस के नियम के द्वारा हम वैद्युत फ्लक्स की गणना करते थे तथा उसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। उसी प्रकार एम्पियर का परिपथीय नियम की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वो भी एक नियम था और ये भी एक नियम है, दोनों में काफी सिमिलरिटी है। हम देखते हैं अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। अच्छा, ये एक, इसमें करंट है I1, एक करंट है I1 और दूसरा करंट है I2। अच्छा, डॉट और क्रॉस से हम समझ सकते हैं कि एक का डायरेक्शन बाहर की तरफ है और दूसरे का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अच्छा, डॉट और क्रॉस से हम करंट का डायरेक्शन समझ सकते हैं, एक का डायरेक्शन बाहर की तरफ है और दूसरे का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अब यदि हमें बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एक तो हम बायो-सेवर्ट के नियम से यहां निकाल सकते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम से निकालने के लिए इस तार का अल्पांश मानना पड़ेगा, इस तार का अल्पांश मानना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो इस प्रकार से नहीं है। वो कहते हैं सीधा यहाँ पे बिंदु P से होते हुए एक एम्पियर लूप की कल्पना कीजिए। ये एक एम्पियर लूप है, इसे हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये एक क्या है? एम्पियर लूप। अच्छा, एम्पियर लूप उसी बिंदु से होकर जाना चाहिए जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अच्छा, अगर इसमें अलग अलग डायरेक्शन के करंट हो, एक डायरेक्शन के करंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग डायरेक्शन के करंट है जिसमें हम लूप को प्रॉपर एक डायरेक्शन देंगे, हम मान लेते हैं लूप का जो प्रॉपर डायरेक्शन है ये है, ये प्रॉपर लूप का डायरेक्शन है, ये लूप का डायरेक्शन है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है? बिंदु P पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर डायरेक्शन करंट एक ही डायरेक्शन के हो या एक ही करंट का मान दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लूप का डायरेक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर कई करंट दिए हो और करंट का मान अलग अलग डायरेक्शन में हो तो हम लूप को प्रॉपर एक डायरेक्शन देते हैं। अब हम इसमें लूप पे कई जगह अल्पांश लंबाई लेते हैं DL। एक अल्पांश लंबाई यहां काट लेते हैं, एक DL यहां काट लेते हैं, एक DL यहां काट लेते हैं और एक DL यहां काट लेते हैं। अलग अलग अल्पांश ले लेते हैं और अल्पांश का जो डायरेक्शन है वो लूप का डायरेक्शन है। जो लूप का डायरेक्शन है वही अल्पांश का डायरेक्शन है। जो लूप का डायरेक्शन है वही क्या है? अल्पांश का डायरेक्शन है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि लूप में चुंबकीय क्षेत्र, लूप के चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल को, लूप के चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल का समाकलन, लूप के चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल का समाकलन, ये बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता
तथा लूप के अंदर कितने करंट हैं उसके गुणनफल के, या सिग्मा आई हम लिख सकते हैं, या तो इसे आई इनसाइड भी लिख सकते हैं। आई इनसाइड, आई इनसाइड मतलब लूप के अंदर कितना करंट है। लूप का चुंबकीय क्षेत्र या लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल का समाकलन इक्वल होगा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा लूप के अंदर कितना करंट है, आई इनसाइड। यही है क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर का परपेचुअल नियम। अच्छा, इस चीज को कहते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, इसे क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल। हिंदी में इसे रेखा समाकलन कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, रेखा समाकलन। तो रेखा समाकलन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र किसी लूप का, किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश के अदिश गुणनफल का समाकलन ही क्या कहलाता है, रेखा समाकलन। ये है लाइन इंटीग्रल। और जो एम्पियर का परपेचुअल नियम है वो क्या है, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र के, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता तथा लूप के अंदर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के, ये इसके बराबर होता है। यही है एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर का परपेचुअल नियम। यदि इसे लिखा जाए इसे हम लिख लेते हैं, किसी बंद पथ का किसी बंद पथ का किसी बंद पथ का किसी बंद पथ का चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा पथ के अंदर या बंद पथ के अंदर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के। नियम क्या है, लाइन इंटीग्रल वेक्टर v डॉट dl इक्वल होगा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा सभी धारा का बीजगणितीय योग, या हम आई इनसाइड भी इसे लिख सकते हैं। यही क्या है, एम्पियर का परपेचुअल नियम। अच्छा, एम्पियर का जो परपेचुअल नियम है इसे हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसे अप्लाई करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उसे लग तो हर जगह जाएगा, लेकिन यदि हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर ये नियम लगाएं तो इसको लगाने में काफी सिंप्लीफिकेशन या काफी सरलीकरण हो जाएगा। यदि वैसे लगाएंगे तो इसका मैथ काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, तो नियम लगाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे एम्पियर के परपेचुअल नियम को लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, नहीं तो मैथ इसका काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पहला चीज ये ध्यान रखना है
कि जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो लंबाई के टेंजेंशियल या स्पर्श में होना चाहिए। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के कैसे होना चाहिए? टेंजेंशियल में होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के टेंजेंशियल होना चाहिए, होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, या तो चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के परपेंडिकुलर हो, या तो, अच्छा इससे क्या बेनिफिट है कि ये होता है लाइन इंटीग्रल वेक्टर v डॉट वेक्टर dl, इसे हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा का मान जीरो हो जाएगा यदि इसके स्पर्श में होगा। थीटा का मान जीरो हो जाएगा क्योंकि लंबाई और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, थीटा जीरो हो जाएगा। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहता है। यदि हम कोई लूप लेंगे, लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यदि समान है तो ये नियम लगाने में काफी और आसान होगा, ये नियम लगाने में काफी आसानी होगी। तो बी और डीएल के बीच कोण कितना है? जीरो। यदि बी और डीएल के बीच कोण जीरो होगा तो क्या मिलेगा हमें? बी डीएल। और बी कांस्टेंट होगा, बी बाहर आ जाएगा, तो हम सिर्फ इंटीग्रेट किसका करेंगे? डीएल का। सिर्फ इंटीग्रेट किसका करेंगे? डीएल का। और ये मैथ काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा ये ध्यान रखना है कि यदि बी, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डीएल के लंबवत हो, डीएल के लंबवत हो, तो भी ये नियम लगाने में आसान हो जाएगा क्योंकि बी डीएल के लंबवत होगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, टोटल ये जीरो हो जाएगा। तीसरा, या तो बी ही जीरो हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो तो इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट डीएल, ये टोटल क्या आएगा? जीरो। तो इस नियम को लगाने से पहले ये सब बात ध्यान रहे कि ये सब चीज, ये केस उत्पन्न होना चाहिए या ये स्थिति होनी चाहिए। अगर ये सब नियम, ये नियम लगाने से पहले, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने से पहले ये ध्यान रहे कि ये सब स्थिति यदि उत्पन्न होगी या ये सब स्थिति अगर रहेंगी तो ये नियम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा लगाने में। पहला, इसके टेंजेंशियल होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए ताकि थीटा जीरो हो। थीटा जीरो होगा तो इस प्रकार केस में मिलेगा। और बी जो है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और या तो बी जीरो हो। तो ये नियम लगाने से पहले इन सब तथ्यों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। वैसे नियम तो हर जगह लग जाएगा, लेकिन अगर ये सब तथ्य फॉलो होगा, या सब ये सब स्थिति अगर लगेगी तो मैथ का जो इसका मैथ का कैलकुलेशन है वो काफी आसान हो जाएगा, नहीं तो मैथ काफी टफ हो जाएगा। एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। अच्छा, इसका जो पहला अनुप्रयोग है, पहला जो अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अच्छा, हम एक वायर लेते हैं। ये वायर कैसे है? इनफाइनाइट लेंथ का। ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का।
अच्छा, इसमें हम एक वायर लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ का, एक वायर है और इसका जो लेंथ है वो कैसे है, अनंत है। हमें बिंदु P पे क्या निकालना है, बिंदु P पे हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी दूरी वायर वायर से कितना है, r। अच्छा, जो ये इनफाइनाइट लंबाई का वायर है वो इस कंपैरिजन में है कि हमें वायर से कितनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके कंपैरिजन में ये इनफाइनाइट है। अगर ये मिलीमीटर में होगा तो वायर की जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी, उस अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट है। तो हमें बिंदु P पे क्या निकालना है, हमें बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब हम यदि एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे तो बिंदु P से होते हुए हम एक, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन ऐसे है। तो यदि हम एम्पियर का नियम लगाएंगे, यदि हम एम्पियर का नियम लगाएंगे तो बिंदु P से होते हुए क्या करेंगे, एक बंद लूप की कल्पना करेंगे, बंद एम्पियर लूप की कल्पना करेंगे। अब हम इस पे एक छोटा छोटा अल्पांश लेंगे, एक डीएल लंबाई है, एक अल्पांश ये है, एक अल्पांश ये है डीएल, और एक अल्पांश ये है डीएल। अच्छा, इसके प्रत्येक बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो समान होगा। और यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके टेंजेंशियल होगा, ऐसे बी। दिशा निकालने के लिए जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उस तरफ अंगूठा करेंगे, और जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर हाथ को कर्ल करेंगे। तो उधर हमें बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र देखना है, हाथ को कर्ल करेंगे तो हाथ इधर कर्ल हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, ऐसे ये एम्पियर लूप है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ये एम्पियर लूप है, ऐसे वायर है जिसमें आई एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। तो करंट की तरफ अंगूठा करेंगे तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर हाथ को कर्ल करेंगे, हाथ ऐसे कर्ल हो रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, ऐसे है। तो बी और डीएल दोनों कैसे हैं, एक ही दिशा में। तो अब हम यहाँ पे एम्पियर का नियम लगाएंगे और आसानी से लग भी जाएगा। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, अच्छा यहां से यहां तक दूरी r है, जो एम्पियर लूप है इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r के बराबर है, या स्मॉल r से कैपिटल R कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कैपिटल R लेते हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर के, अच्छा जो डीएल है, जो इसका डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है वो लूप का डायरेक्शन है, लूप का कोई भी प्रॉपर डायरेक्शन ले सकते हैं। हम मान लेते हैं लूप का डायरेक्शन ये है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट और सिग्मा आई। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल को हम लिख सकते हैं वी डीएल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट, और धारा का मान कितना है, आई। एम्पियर लूप के अंदर करंट का मान कितना है, आई, और थीटा कितना है, बी और डीएल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, थीटा 0 होगा। इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, बी चुंबकीय क्षेत्र, ये आ रहे हैं। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र यदि इस वायर की वजह से देखा जाए तो इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, क्योंकि रेडियस, इसकी यहां से दूरी r है, इसकी यहां से दूरी r है, इसकी यहां से दूरी r है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर समान है। तो बी बाहर हो जाएगा, बी इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट इंटू आई बी, और पूरी लेंथ को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो यल होगा, और यल जो होगा इसकी परिधि के बराबर होगा, इसकी परिधि होगा 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, या r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट आई इक्वल टू, या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यदि आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके निकट तार के निकट r दूरी पर बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
किसके नियम की सहायता से? एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे एम्पियर के नियम की दूसरे एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें हम सोलेनॉइड तथा परिनालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ये इसका दूसरा एप्लीकेशन होगा और पहला एप्लीकेशन इसका ये है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।